ऑलराइट। पिछले वीकेंड में अमेरिका यानी यूएस ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को अरेस्ट कर लिया था। अब ये आपको ठीक लगता है या गलत लगता है, डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। अगर हम पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ दें तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है। रियलिटी में 2022 में शुरू हुआ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये हो सकता है कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ बनकर उभरे। किसी देश में जाकर प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना या किडनैप कर लेना, ये रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे पुतिन ने जेलेंस्की के साथ भी नहीं किया था, पावरफुल होने के बावजूद। और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में रेस्पॉन्स दिखाई देने लग जाता है और लोगों को ये बातें इंसिडेंट के बाद समझ में आती है कि रियलिटी में इस इंसिडेंट से हुआ क्या था। तो अगर हमें सच में इस जियोपॉलिटिकल इवेंट को समझना है तो सबसे पहले हमें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। लाइक ऑयल गैस मार्केट जो है वो रिएक्शन दिखाएगा, मेटल रिएक्शन दिखाएगा, गोल्ड और सिल्वर भी रिएक्शन दिखाना शुरू कर देंगे, इवन डिफेंस इंडस्ट्रीज भी रिएक्शन दिखाना शुरू करेगा। क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा मनी को हार्ड एसेट की तरफ पुश करता है। यह मार्केट का एक बेसिक सा बिहेवियर है। तो फाइनली आप सभी ने इस बात को नोटिस किया होगा कि 27 दिसंबर 2025 के बाद सिल्वर और गोल्ड के रेट में गिरावट शुरू हो गई थी। तो ये ओवियस क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी बड़े संस्थान या सरकारों को पहले से ही वार्निंग दे दी गई थी कि ये गोल्ड और सिल्वर के जो रेट है वो गिरा दे, या उन्होंने प्राइस को नीचे गिरा दिया ताकि वो गोल्ड और सिल्वर को सस्ते दामों पर जमा कर सके। ये बिल्कुल सा ईमानदार सा जवाब है कि हम सब इस एक्टिविटी का मतलब अभी नहीं समझ पाएंगे। काफ़ी लंबे समय के बीत जाने के बाद हमें समझ में आएगा कि क्या रीज़न था गोल्ड और सिल्वर के रेट को गिराने का। पर जब भी कोई घटना घट जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये सभी डिसअपेयर नहीं हो पाएगी। हमारे दिमाग में ये बातें जरूर रहेंगी और इस इंसिडेंट का जो रिएक्शन है काफ़ी लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगा। ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि मार्केट बेहतर और ठीक रूप से नहीं चलते। वो कुछ पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं जिनके पास सुपीरियरिटी या पहले से ही पहुंच होती है। लेकिन अब हम सारे हर्डल्स को साइड में रख दे तो हमारा जो मेन मकसद है वो रियलिटी को जानना है। अब एक बात क्लियर हो चुकी है, सेंट्रल बैंक पहले ही अपनी मेंटेलिटी को बदल चुका है। अब वह गोल्ड का बिजनेस नहीं करते, अब वो गोल्ड को गैदर करने का काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक को अब कोई भी फिक्र नहीं है कि गोल्ड कॉस्टली है। वो रिटेलर्स की तरह इन्वेस्टर का वेट नहीं करते, वह पॉलिसी की डिमांड के अकॉर्डिंग बाय करते हैं। और अब पॉलिसी एक ही बात बता रही है कि यूएस डॉलर की डिपेंडेंस को कम किया जाए। और यही कारण है कि सेंट्रल बैंक के मेजर रिजर्व असेट के रूप में गोल्ड यूएस डॉलर से भी आगे निकल चुका है। इस पे कोई भी ट्वीट नहीं है, कोई भी हेडलाइन नहीं है, कोई भी न्यूज़ नहीं है, बस ये साइलेंटली एक्यूमुलेशन होता चला जा रहा है। अगर गोल्ड के बाद हम अगर चांदी यानी सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम है और आगे भी कम होने वाली है। क्योंकि चाइना ने 1 जनवरी से सिल्वर चांदी के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी और चांदी ग्लोबल सप्लाई चेन ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड है, जिससे सप्लाई में प्रॉब्लम आते हुए दिखाई दे रही है, जो डिमांड को बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है। चांदी अब केवल इम्पोर्टेंट मेटल के रूप में नहीं दिखाई दे रही है, ये एक इंडस्ट्रियल नेसेसिटीज भी है। तो अब तक हमने गोल्ड सिल्वर किस तरीके से मार्केट को अफेक्ट करता है इसकी बातें कर ली। अब हम फाइनली ये देख लेते हैं कि वेनेजुला इतना मायने क्यों रखता है, और ये जो जियोपॉलिटिकल किडनैपिंग का जो इंसिडेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट डॉलर को मजबूत करेगी, इस बात में कोई शक नहीं है, जो ब्रिक्स अलाइन नेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम 2022 के इंसिडेंट को याद करें, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने रशिया के एसेट को सीज कर लिया था और यूक्रेन की हेल्प करने के नाम पे ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट को स्पेंड किया था यूक्रेन के अंदर। तो कुछ देशों में अनकंफर्टेबल सा फील भी हुआ था कि डॉलर अगर स्ट्रांग हो गया तो ये हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। कुछ देशों को ये डर था कि अमेरिका डॉलर का यूज करके, फाइनेंशियल पॉलिसी का यूज करके वर्ल्ड में इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो कई कंट्री ने धीरे धीरे अपने कदम को पीछे करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि ब्रिक्स ने ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बना दिया, क्योंकि बहुत सारे देश ब्रिक्स प्लस के साथ जुड़ने लग गए थे। रसिया, चाइना, इंडिया ने 2022 में ऑफिशियली अपने गोल्ड की खरीद को बढ़ा दिया, क्योंकि मैसेज क्लियर था कि अब वे यूएस डॉलर की पावरफुल को, यूएस की जो हेजिमनी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट अब भी न्यूट्रल नहीं है। तो एक तरफ से जब सेंट्रल बैंक सोना खरीदते हैं तो वह सोने को एक स्ट्रॉन्ग असेट के रूप में लाना चाहते हैं, जो किसी भी पॉलिटिक्स या सैंक्शंस पर डिपेंड नहीं करते, या कोई भी पावर में हो ये मायने नहीं रखता। तो फाइनली इस टाइम पे अगर आप वेनेजुला के इंसिडेंट पर देखें तो वर्ल्ड के लिए मैसेज बहुत क्लियर है
कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेट्स या फिर रिपब्लिकन पावर में है। अगर आप अमेरिका के हितों के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए ओवरनाइट डॉलराइजेशन का एक्सेप्टेशन अगर आप नहीं करते हैं तो ये स्टेडली या धीरे धीरे साइलेंटली स्पीड अप जरूर होगा। इसलिए इसे ट्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि सेंट्रल बैंक के पास सोने की खरीद है। ठीक उसी तरीके से 2022 में रसिया के असेट सीज होने के बाद भी सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ प्राइस के बाद भी सोने खरीदते रहने की जो प्रोसेस है वो जारी रखी। और अगर इसकी खरीद 2022 में 2023 को एक्सीड कर जाती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि यूएस डॉलर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अगर ये बात याद रखें कि अक्टूबर 2025 में सोने की कीमतों में गिरावट के दौरान सेंट्रल बैंक ने एग्रेसिवली गोल्ड को पुल बैक किया, यानी कि खरीदारी की। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, इसे पोजिशनिंग का एक पार्ट भी कहा जाया जा सकता है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि वेनेजुलास के इस इंसिडेंट से किसको फायदा होने वाला है। यूएस की बड़ी कंपनीज जैसे सेवरॉन, एक्सॉन मोबाइल, कोनो फिलीपींस, ये कंपनीज वेनेजुला के बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन में रहते हैं, जिसके कारण यूएस की कंपनीज को फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिलता है। तो जो है कि कैनेडियन कंपनीज को ही क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि जो वेनेजुलास का भारी क्रूड ऑयल है वो कनाडा के भारी क्रूड ऑयल के समान है, मतलब एक समान है। यूएस की गल्फ कोस्ट रिफाइनरी इसी तरीके के तेलों के लिए डिज़ाइन की गई है कि अगर वेनेजुला के सस्ते पैर मार्केट के अंदर आ भी जाते हैं तो कनाडा की ऑयल कंपनी इसको डिस्प्लेस ना कर सके। लेकिन अगर वो डिस्प्लेस कर देंगे तो यूएस के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी रहेगी। हम हर दिन 200,000 से 500,000 बैरल की बात कर रहे हैं। इससे वेस्ट कैनेडियन प्राइस पर सीरियस प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर कनाडा को न्यू बायर्स को फोर्सफुली ढूंढना पड़ेगा, जो कि यूएस के लिए एक नेगेटिव बात हो जाएगी। अगर हम इस इंसिडेंट को फॉरवर्डली जोड़ने की कोशिश करें या फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जोड़ने की कोशिश करें तो न्यूक्लियर एनर्जी अभी भी मीनिंगफुल स्केल से थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है। तब तक ऑयल और नेचुरल गैस पे हमारी अर्थ कहीं नहीं जा रही है। मतलब इकोनॉमिक डिपेंडेंट उन्हें रिलेवेंट बनाए रखेगी और वेनेजुला जैसी घटनाएं इसमें कैटलिस्ट का काम करेगी। ओवरनाइट यानी रातों रात नहीं, बल्कि समय के साथ। इसलिए अगर पीछे हटकर सभी पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये केवल वेनेजुला के बारे में नहीं है, ये पावर, करेंसी, ट्रस्ट और रिसोर्सेज के है, या फिर वर्ल्ड व्यू के बारे में है। और यहीं पर सोना, चांदी, खनिज और ऊर्जा ये सभी एक सिंगल पिक्चर में आते हुए हमें दिखाई देते हैं वेनेजुला के इस इंसिडेंट के कारण।